नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग प्रत्यय को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने समास को देखा था जो कंप्लीट हो चुका है। आप यदि उस वीडियो को देखें तो हमें लगता है कि क्लास 10 में या क्लास 8 में जो बोर्ड में जो पूछे जाते हैं प्रश्न समास से संबंधित, उसका पूरी तरह से आपको समाधान मिलेगा। इस क्लास में जो आपके सिलेबस में दिए हुए जो भी प्रत्यय हैं उसे आज हम देखेंगे। आपका सिलेबस मेरे हाथ में है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसमें जो जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पहले से चाहूँगा कि मैं आपको पहले बोर्ड पर लिख दूं ताकि इसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रत्यय प्रकरण आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस प्रत्यय में जो जो आपको पढ़ना है, प्रत्ययाः, कत्वा है, तुमुन है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर लेप है, फिर अक्तवतु है, अक्त है, अक्तवतु है, अक्त अक्तवतु और शानच है। तो सत्री शानच दोनों देखना है हमें, सत्री और शानच, ये जरूरी है। ये इतने प्रत्यय मुख्य प्रत्यय हैं जो कि हमेशा ही आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आपके सिलेबस में एक जगह सत्री छोड़ दिया है जबकि सत्री भी आता है, तो सत्री का संबंध सानच के साथ है। उसी प्रकार से अक्त्वा का संबंध अक्तवतु के साथ है। तो कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जैसे कत्वा का लेप के साथ है, एक दूसरे से वो जुड़े हुए प्रत्यय हैं जो कि एक प्रत्यय को जानने के बाद दूसरे प्रत्यय को जानना जरूरी होता है, तब वो ज़्यादा स्पष्ट होता है समझने में भी। ठीक है, तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसे अभी हम लोग रखेंगे हमेशा के लिए जब तक कि हम लोग का प्रत्यय समाप्त नहीं हो जाता है। अभी हम लोग फिलहाल करेंगे जो पहला प्रत्यय इसमें कत्वा। ठीक है, कत्वा, इसे हम लोग कत्वा के साथ साथ फिर हम लोग लेप भी देखेंगे, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ प्रत्यय है, कत्वा लेप। ठीक है, पहले हम लोग फिलहाल जो चर्चा करेंगे वो कत्वा प्रत्यय का ही करेंगे, इसके बाद हम लोग लेप की चर्चा करते हैं। ठीक है, कत्वा प्रत्यय में वास्तव में आप देखेंगे कि जब भी हम लोग हिंदी में कर के अर्थ में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि खाकर नहीं, पढ़कर, दौड़कर, हम लोग वाक्य बोला तो वह दौड़कर आया, है ना, वह दौड़कर आया, तो दौड़ना क्रिया हुई और उस क्रियापद के साथ कौन सा शब्द लगा, कर, है ना। तो कर शब्द जो है वास्तव में कृदंत से बना हुआ शब्द है। तो वास्तव में जो हिंदी में जो हम लोग प्रयोग करते हैं दौड़कर, खाकर, देखकर, तो हिंदी में ये सभी जो प्रयुक्त आते हैं तो इसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहने से तात्पर्य ये है कि वैसी क्रियाएं जिससे कि पूर्व काल का बोध होता है और ये हमेशा इस क्रिया के साथ कोई ना कोई दूसरी क्रिया जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना। जैसे कि कहेंगे कि वह पढ़कर खाता है। एक छोटा सा पहले हम लोग इस पर प्रकाश डाल लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे कहेंगे कि वह पढ़कर घर आता है या पढ़कर खाता है, तो पहले काम उसने क्या किया, पढ़ने का काम किया, और जब पढ़ने का काम समाप्त हो गया तब दूसरा काम उसने क्या किया, खाने का काम किया। नहीं, छात्र पढ़कर खाता है, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो गई, जो पहले घटित हुई, मतलब पढ़ना। तो ये इसलिए इसको जो है पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है। तो इसको संस्कृत में जो है पूर्वकालिक कृदंत कहा जाता है। कृदंत मतलब वैसे शब्द जिसके अंत में कृत प्रत्यय लगा हुआ हो। तो दो तरह के प्रत्यय शब्दों के साथ लगते हैं, जैसे कि कृदंत हो गया, तद्धितांत हो गया, मुख्यतः ऐसे तौर भी स्त्री प्रत्यय सब होते हैं। तो पूर्वकालिक जो कृदंत होता है, ऐसी क्रियाएं जिसमें कि जिससे कि पूर्वकालिक घटना का पता चलता है, तो वैसे क्रियाओं के साथ जो है हम लोग इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किस प्रत्यय का, कत्वा प्रत्यय का। ठीक है ना। कहने का मतलब है इसको यदि हम लोग अगर वाक्य में थोड़ा सा लिख लें तो याद करने में आपको देखने में सहूलियत होगी। हिंदी के, है ना, हिंदी में जिसके लिए हम लोग कर के अर्थ में, है ना, हिंदी में कर के
अर्थ में जो प्रयोग करते हैं, हिंदी में कर के अर्थ में जो प्रयोग करते हैं उसे ही संस्कृत में या उसके लिए संस्कृत में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है, इसके साथ साथ अर्थात पूर्वकालिक कृदंत, है ना, पूर्वकालिक कृदंत पद के लिए, है ना, पद के लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। नहीं, संस्कृत में किया जाता है या होता है। ठीक है, ये तो इसमें पहला पॉइंट हो गया। इसमें दूसरा पॉइंट यदि हम लोग देखें, इसमें शेष क्या बचता है, इसमें सारा कुछ कट छट करके शेष क्या बचता है, त्वा। इसमें शेष त्वा बचता है। इसमें शेष क्या बचता है, त्वा बचता है। इसमें शेष त्वा बचता है। इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो सदा ही अव्यय रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अव्यय कहने से मतलब है कि वो पद, वो शब्द जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि संस्कृत में बहुत सारे हम लोग अव्यय पद देखते हैं, जैसे अकस्मात है, पुनः है, च है, इतस्ततः है, तो ये सब ऐसे, या सदा है, सर्वदा है, ये सभी ऐसे शब्द हैं, ऐसे पद हैं जिसको कि हम लोग अव्यय कहते हैं। इसके रूप नहीं चलते। जैसे कि बालक की तरह बालका बालका, उस प्रकार से सदा, इस तरह से कुछ नहीं उसका रूप चलता है। इसलिए इसको अव्यय पद कहा जाता है, जिसके रूप में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते, न उसका लिंग विभक्ति वचन बदलता है, कुछ नहीं। ठीक है, तो यही कारण है कि यहाँ भी इसमें शेष त्व बचता है। तीसरा पॉइंट यदि हम लोग देखें, इससे बनने वाले जो पद होते हैं, इससे बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। ठीक है, अर्थात उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय कहने का मतलब है कि उसके रूप में कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी मुख्य बातें हैं। कई जगह कुछ ऐसी धातुएं हैं जहाँ की सामान्य नियम से हटकर भी इसका रूप बनता है, लेकिन सामान्यतः देखिएगा तो कत्वा में शेष क्या बच जाता है, इसमें शेष त्वा बचता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि ध्यान देने लायक है। कई जगह देखिएगा कि ये जो त्वा है, ट्वा में भी बदल जाता है शब्द के अनुसार, क्योंकि वहाँ पर संधि का भी कई जगह नियम लागू हो जाता है। तो वहाँ पर त्वा जो है ट्वा में या ध्वा में, तो उसका उदाहरण हम लोग देख लेंगे। चूँकि वो सब अपवाद रूप भी तो रूप बनता है, हर जगह कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपवाद रूप भी बनते हैं सामान्य नियम से हट करके, चूँकि वहाँ कुछ अलग नियम लागू होता है जो सामान्य नियम से हट करके होता है। ठीक है, अब इसे हटाते हैं। यहाँ जो मुख्य बात है, अब इसके रूपों को देखना है कि जब इसके रूप बनाते हैं तो कैसे कैसे रूप बनते हैं। जैसे कि सिंपल हम एक पहले लेते हैं शब्दों को, जैसे कि पट, है ना, पट से कत्वा लगाते हैं। ठीक है ना, पट धातु पढ़ना, पढ़ करके अर्थ में, तो पट धातु से हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं, तो कत्वा में शेष क्या बचा,
क का लोप हो जाता है, ठीक है ना, क का लोप होता है और शेष इसमें सिर्फ त्वा बचता है। शेष इसमें सिर्फ क्या बच जाता है, त्वा बच जाता है, ठीक है। तो पठ के साथ जब त्वा लगा तो होना चाहिए पठत्वा, लेकिन रूप बनता है पठित्वा। रूप क्या बनेगा, पठित्वा। ऐसे जो ईट धातुएं हैं, ये थोड़ा सा ईट धातु कहने से मतलब है उसमें मैं अभी पीछे गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सामान्यतः ये जान लीजिए कि हर ऐसी जो धातुएं हैं उसके पहले जो है इकारांत आपको लगता चला जाएगा, ठीक है ना। ई उसके पहले, जैसे वास्तव में क्या होना चाहिए, पठ से कत्वा लगा तो पठत्वा होना चाहिए, पठत्वा, लेकिन यहाँ पर ई जो है एक्स्ट्रा आपको सबके साथ लगेगा। ये सब व्याकरण का नियम है, तो बहुत काफ़ी विस्तृत उसका क्षेत्र है, बताने में उधर जाएंगे तो फिर हम लोग बहुत चीज़ों को छोड़ देंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें लास्ट जो है वो त्वा लगा, पठ धातु से त्वा लगा तो रूप बना पठित्वा। इसी प्रकार से हंस धातु से कत्वा लगाइएगा तो रूप क्या बनेगा, हंसित्वा। नहीं, खाद धातु से बनाइएगा तो बन जाएगा खादित्वा। तो इस तरह से सभी रूप जो पठित्वा हो गया। उसी प्रकार से हंसित्वा है, तो हंसित्वा का यदि प्रत्यय अलग करेंगे, प्रकृति अलग करेंगे, प्रकृति प्रत्यय जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हंस प्लस कत्वा। नहीं, इसमें हुआ त्वा बचा। एग्जामिनेशन में त्वा नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना है। जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न आता है कि इन सभी शब्दों का प्रकृति प्रत्यय बताएं। प्रकृति मतलब उसका जो मूल जो नेचर है, उसका जो धातु है, तो उस धातु को हम लोग प्रकृति भी कहते हैं। पठ धातु मतलब पठ इसका प्रकृति हो गया, इसमें लगा हुआ कौन सा प्रत्यय है। तो इस जैसे पठित्वा है तो पठित्वा का प्रकृति प्रत्यय हम क्या बताएंगे, पठ जोड़ त्वा। तो त्वा बचा हुआ रूप नहीं लिखना है, आपको पूरे के पूरे रूप लिखना चाहिए कत्वा, क्योंकि ओरिजिनल जो प्रत्यय है वो तो कत्वा है और इस कत्वा से बचा हुआ रूप ये है जो कि इसके रूप को बनने में वो मदद करता है, ठीक है। तो अब जो है इसी तरह से बहुत सारे रूपों को आप देख सकते हैं, हंसित्वा, खादित्वा। एक है गत्वा, ये थोड़ा सा अलग है, ये जानना है। गम जोड़ कत्वा, तो यहाँ पर गम जोड़ कत्वा में क्या रूप बनता है, गत्वा बनता है ना। यहाँ पर मौ का जो है लोप हो जाता है। ये सब कुछ शब्द है जिसको कि आपको थोड़ा सा अलग से हटकर याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि इसके बहुत विशेष नियम में जाएंगे तो सूत्र की भी व्याख्या समझना जानना और जटिल थोड़ा सा हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं किसी नियम से। तो यहाँ पर जो है गम से कत्वा लगा तो कत्वा में तो त्वा बचा ही, देखिए गत्वा है ना। तो गमन में देखिएगा वास्तव में ये म का सामान्यतः हर जगह लोप होता है, ठीक है ना। तो इसका मूल शब्द ग ही हो जाता है। जहाँ भी समस्त पद से उर्गह एक शब्द बनता है सर्प के लिए, नहीं खगह, ख ग, नहीं ख में जो ग करता हो मतलब ख मतलब आकाश, और आकाश में जो गमन करता हो, ग मतलब गमन करना, तो सिर्फ ग पद से ही जो है गमन का जाने का अर्थ निकलने लगता है। तो इसलिए इसके शॉर्ट रूप को जो है यहाँ पर लेकर के क्या बना, गत्वा बना। तो ग से कत्वा, म का लोप वगैरह सिर्फ गत्वा में, गम धातु में सिर्फ ग ही बचता है, म का लोप हो जाता है, समाप्त हो जाता है और इस प्रकार से गत्वा रूप बनता है। तो जब भी एग्जाम पूछा जाए तो गत्वा दिया जाए तो आपको ये याद रखना होगा कि ग जो है वास्तव में गम है। तो जब विग्रह जब इसके समास को जब इसके प्रत्यय को जब तोड़ेंगे, जब अलग करेंगे तो क्या करेंगे, हम गम लिखेंगे। ये जरूर ध्यान रखना है। ये नहीं गत्वा है तो ग जोड़ कत्वा हम लिख करके एग्जाम में चले आए, सो नहीं। और एग्जाम की बात तो बाद की है, पहले तो हमें अपना ज्ञान लेना है कि सही चीज़ क्या है, जानकारी भी तो होनी है ना। हर चीज़ एग्जामिनेशन के लिए आदमी नहीं पढ़ता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर उसके ज्ञान को भी लें जो आपके लेवल तक है। तो यहाँ जो है जब गत्वा का आप जब प्रकृति प्रत्यय तोड़ेंगे तो धातु में गम धातु ही आपको लिखना है, ठीक है, और कत्वा प्रत्यय अलग करके देना है, ठीक है। इसी तरह से और भी रूप हैं जहाँ कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कुछ सामान्य नियम जो हम लोगों का है उससे थोड़ा सा हट करके होता है। और हट कर करने से मतलब है जैसे कि अब दृश्य धातु है ना। अब दृश्य से जब कत्वा लगता है तो क्या बनता है, दृष्टवा। ये जो त्वा है, ये जो त्वा है, ये त्वा जो है ट्वा में बदल गया, ठीक है। तो रूप हो गया दृष्टवा, ठीक है ना। कारण क्या है कि यहाँ पर देखिएगा कि जो श आया है यहाँ पर द, यहाँ पर
रूप बना हुआ, सॉरी खैर चलिए इसकी बात हम बात करें। तो यहाँ हम लोग देखें दृश्य से कत्वा लगा तो हो गया दृष्टवा, ठीक है। उसी प्रकार से वस धातु को देखिएगा, वस धातु से यदि कत्वा लगाते हैं तो रूप बनता है उषित्वा, उषित्वा। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ की एक तरह से कहें तो ये अपवाद वाले रूप बनते हैं अलग से, जैसे कि दृष्टवा हो गया। इसी प्रकार से देखिएगा कि आपका वस से कत्वा लगा तो उषित्वा, तो यहाँ जो है ना वो जो है ये ऊ में बदल जाता है, ठीक है। वो जो है वो ऊ में बदल जाता है। चूँकि ये अकारांत या आकारांत नहीं है, उकारांत है, इसलिए जो दंत स है वो मूर्धन्य स में बदल गया। किसी भी अ या आ को छोड़ करके यदि आने वाला जो स है अगर सामान्य स है तो वो मूर्धन्य स में बदल जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा कि जब भी आप शब्द रूप याद करते होंगे तो सप्तमी के बहुवचन में होता है, जैसे कि लतासु, है ना, तो लतासु ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अ या आ के बाद आने वाला जो स है वो दंत स है होता है, ठीक है। लेकिन यही दंत स जब हम मुनीषु लिखते हैं या साधुसु लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं साधुषु, यहाँ पर मूर्धन्य ष हो जाता है। क्यों मूर्धन्य ष होता है? क्योंकि अ या आ से भिन्न स्वर इससे पहले आया है, तो ये जो दंत स है वो मूर्धन्य ष में बदल जाता है। ये संधि का नियम है, जो हम लोग संधि पहले पढ़े होंगे, आप जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको उसमें संधि के नियम में आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ भी इस तरह से संधि के नियम होते हैं। तो मैं फिर पीछे की चीज़ों को मैं यहाँ नहीं लाना चाहता हूँ, जो बच्चे उधर देखे होंगे उन्हें पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वस में व जो है वह उ में इसको हम लोग संप्रसारण कहते हैं। एक यह ना संप्रसारणम एक सूत्र है, वहाँ कहता है कि वह जो है उ में बदल जाता है। वस धातु है, वह धातु है, वद धातु है, तो ये सब कुछ ऐसी 4-5 धातुएं हैं जिसकी वजह से ये जो वह है वो उ में बदल जाता है। उसका संप्रसारण उसको कहते हैं, मतलब बदल जाना, एक तरह से प्रक्रिया है, वो बदल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये उ वो जो है उ में बदल गया तो हो गया उ। स था तो इत्वा तो लगता ही है हर जगह, तो यहाँ पर भी इत्वा होना चाहिए था, तो हो गया आपको ये मूर्धन्य ष, क्योंकि बाद में उ आया है इसलिए हो गया मूर्धन्य ष, तो हो गया उषित्वा। इस तरह से इसका रूप बन जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब ये तो मैं एक और उदाहरण देख सकते हैं ध्वा का, जैसे लभ जोड़ कत्वा, लभ जोड़ कत्वा, ये रूप बनता है लब्ध्वा, ये रूप बनता है लब्ध्वा। ये सब मैं जानकर ऐसे रूप आपको दे रहा हूं ताकि इसको आपको पहले याद रखना है। पहले इसलिए याद रखना है कि सामान्य नियम से, जो जनरल जो नियम है उस नियम से हट करके ये सभी रूप आपको बने हैं। आप जो देखिएगा तो कहने का मतलब है ये तो रूप बनता है। इन रूपों को और भी सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको थोड़ा सा अभ्यास करें, रूपों को थोड़ा सा याद करना होगा। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें याद कर जाना पड़ता है, रट जाना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके नियम में हम लोग अगर चले जाएं तो वहाँ और जो है वो उलझते चले जाता है। तो उस उलझन से बचने के लिए सिंपल है कि अभी आपके लिए आपके सिलेबस में जो आपका जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के अनुसार इन रूपों को अभी फ़िलहाल इसी रूप में याद रखें। जब आप सीनियर क्लासेस में और आप जब जाते हैं तो वहाँ इसको और विस्तृत रूप से आप उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसके प्रयोग को जो कहते थे कि किस तरह से कत्वा का प्रयोग हम लोग पूर्वकालिक रूप में करते हैं, ठीक है, जरा इसको देखते हैं। यदि एक वाक्य लें, छात्रः पठ जोड़ कत्वा, छात्र पठित्वा भोजनम करोति, भोजनम करोति, ठीक है। छात्र पठित्वा भोजनम करोति। यहाँ पर जो मैं पहले कहा था कि वास्तव में जब इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं, चूँकि CBSE के जो एग्जामिनेशंस होते हैं तो वहाँ पर इसी तरह से वाक्य में दे करके इसको पूछा भी जाता है। और अभी का जो प्रणाली है, जो परीक्षा प्रणाली है, उसमें भी सारा कुछ चूँकि कम्युनिकेटिव संस्कृत है तो सारा कुछ जो है कम्युनिकेट करके ही उसको पूछा जाता है वाक्य के माध्यम से।
तो यहाँ देखिए पूर्वकालिक क्रिया, भोजन करना दूसरी क्रिया हुई, और उससे पहले एक घटना घट रही है, वो है पठ से कर्तव्य पढ़कर। ठीक है, तो छात्र पढ़कर भोजन करता है। यहाँ दो क्रियाएं हैं, एक तो भोजन करना और एक पढ़ना। तो पूर्व वाली जो क्रिया जो घट रही है, इस क्रिया का संबंध अगले क्रिया के साथ है। मतलब छात्र पढ़कर क्या करता है, ये एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ होता है। तो छात्र पढ़कर भोजन करता है, छात्र पढ़कर खेलता है, गेंद खेलता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस क्रिया के साथ साथ किसी न किसी क्रिया का संबंध वहाँ पर दिखता है, लगा हुआ महसूस होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका रूपक जो बनाएंगे तो सिर्फ इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा पठित्वा। तो बस ज्यों कहते हुए सभी वाक्यों को ऐसे उतार देना है और उसको अंडरलाइन कर देंगे एग्जामिनेशन में, इस तरह से जो प्रश्न पत्र आते हैं। या अगर यदि डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे कि मैंने पहले आपको लिखा था, तो उस तरह से उन सभी चीज़ों को आप देख करके और उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आपको जानना जरूरी है, याद करना जरूरी है। लेकिन सामान्यतः जो है वो वही नियम है कि कर्तव्य प्रत्यय में लास्ट में त्वा बच जाता है और किसी भी कृदंत पद से लेकर के उसके रूप को बनते चले जाते हैं। तो पूर्वकालिक जो कृदंत पद होते हैं उन्हीं के साथ जो है ये कर के अर्थ में, है ना। जैसे कि अब पट से कर्तव्य मतलब पढ़कर, उसके खाद जो कर्तव्य खाकर, वह खा कर जाता है ना, वह उठकर खेलता है, इस तरह से। तो ये चीज़ें जो हैं कर्तव्य प्रत्यय में यही है। अब इससे इसमें ज़्यादा कुछ कहना हमें लगता है उचित नहीं होगा, है तो बहुत कुछ, लेकिन जितना बातों को हम लोग बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। इसी से लगा हुआ एक चीज़ और है जो आता है वो लेप का। ठीक है, वास्तव में इसी का भाग वो भी है लेप। लेप प्रत्यय भी जो है वो कर के ही अर्थ में होता है। इसमें यदि पॉइंट देख ले लेप में, तो यह प्रत्यय भी किस अर्थ में होता है, कर के अर्थ में होता है, कर के अर्थ में। ठीक है, इससे बनने वाले शब्द भी जो है वो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। इससे बने हुए शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। जिस तरह से कि कर्तव्य प्रत्यय में अव्यय होते था, उसी प्रकार से बने हुए शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। इसमें शेष क्या बचता है, य बचता है। इसमें कहने से मतलब इस लेप प्रत्यय में इसमें शेष क्या बचता है, य बचता है। इसमें शेष य बचता है, इसमें शेष य बचता है। ठीक है, मतलब इसमें जो प है लेप में लगा हुआ, जो यहाँ यदि देखें ये लेप प्रत्यय है, लेप में ये प उड़ गया, ल उड़ गया, शेष सिर्फ य बचता है। ये प और ल समाप्त हो जाता है, जो व्याकरण का अपना एक नियम है। जो फाइनल जो शब्द बनाया जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी विकृतियाँ हैं, ऐसे अनर्थक शब्द भी होते हैं जिसको कि हटा करके शुद्ध शब्दों को बनाया जाता है। तो यहाँ पर लेप में य बचता है शेष, और यही जो है बचता है। इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, ये होता है कि अब प्रश्न ये उठता है कि लेप प्रत्यय हम क्यों पढ़ें, है ना। लेप प्रत्यय पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि कर के अर्थ में पहले से ही हम कर्तव्य प्रत्यय पढ़ते ही हैं, तो फिर कर के अर्थ में फिर दूसरा प्रत्यय हमको पढ़ने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। इसका उत्तर यही है कि ये जो है डायरेक्ट किसी भी धातु के साथ कर्तव्य प्रत्यय लग सकता है, लेकिन लेप प्रत्यय वही होगा जब किसी धातु से पहले कोई ना कोई उपसर्ग हो। कहने का मतलब है कि लेप प्रत्यय एक कंडीशन देता है, इसकी एक शर्त है कि लेप प्रत्यय वहीं लगेगा जहां की धातु से, किसी भी धातु से पूर्व में कोई ना कोई उपसर्ग लगा हुआ हो, तभी हम कर के अर्थ में लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे संस्कृत में हमारी एक परंपरा है कि एक ही धातु से दोनों काम चला लेते हैं, जैसे कि जाना और आना, है ना। हिंदी में दो क्रियाएं होती हैं, या इंग्लिश में गो अलग कम अलग, जाने आने का। लेकिन संस्कृत में एक ही गम धातु से, यदि यहाँ हम देखें ऊपर में देखते हैं, यही गम धातु है, इसी गम धातु से रूप बनता है गच्छति, मतलब कि जाता है, और इसी गच्छति से पहले आ उपसर्ग लगा दिए तो हो जाएगा आगच्छति, मतलब आता है। गच्छति जाता है,
आगच्छति आता है, तो सिर्फ आ उपसर्ग लग गया तो आने का अर्थ हो गया। तो इसी समय के लिए लेप प्रत्यय बनाया गया है कि यदि आप किसी भी धातु को जो उस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो प्रयोग हमें उल्टे अर्थ में करना है या किसी दूसरे अर्थ में प्रयोग करना है, तो हम उपसर्ग लगाते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, जब समास में लोग पढ़ रहे थे या उपसर्ग की जो चर्चा किए थे, तो मैं बताया था कि एक ही हार शब्द है, हार के पहले वी लग गया तो विहार हो गया, हार के पहले सम लग गया तो संहार करना हो गया, उसी हार शब्द के पहले उप लग गया तो उपहार हो गया, गिफ्ट देना हो गया। तो इस प्रकार से उपसर्ग जब लगता है तो धातु या शब्द के अर्थ को पूरी तरह से वो बदल देता है। तो उस स्थिति में जो है कर के अर्थ में हमें कत्वा प्रत्यय नहीं लेप प्रत्यय लगाना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि अब हम इसको मैंने इसलिए रखा था कि यहाँ देखिए डायरेक्ट धातु के साथ लगता है, लेकिन यहाँ जो है डायरेक्ट धातु के साथ नहीं लगता है, जिसका एक आगे अब इसको हटाते हैं, इस कत्वा की अब चर्चा देखिए। अब लेप में क्या होता है, इसका एक चौथा और नियम बचा हुआ है जो यहाँ लिख देते हैं। यह एक तरह से कंडीशनल है। यदि पूर्व में कोई उपसर्ग है ना, कोई उपसर्ग लगा हो तभी कर अर्थ में लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा, है ना, प्रत्यय का प्रयोग इस नीचे वाले को हटाते हैं। यदि इसके नीचे के उदाहरण को आप देखें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि आ प्लस गम प्लस लेप, ये उदाहरण है। हमको आने के अर्थ में, कर के अर्थ में शब्द का निर्माण करना है संस्कृत में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, गम मतलब तो जाना होता है, तो हमें पता है कि गम धातु के पहले जैसे आ उपसर्ग लग जाता है तो आना अर्थ होने लगता है जाना का विपरीत। तो आ लगा दिए तो आ गम हो गया, मतलब आना। अब लेप लगा दिए तो कर का अर्थ हो गया, तो आकर, जो आना अर्थ हो रहा था वो अर्थ क्या होने लगेगा, आकर होने लगेगा। जैसे वो आकर पढ़ता है ना, जैसे कोई बच्चा बाहर गया खेलने के लिए, कहते हैं तुम आकर के तुम पढ़ता नहीं है, तो वह आकर पढ़ता है ना। तो यहाँ पर अब लेप में क्या बचा, सिर्फ यो बच जाता है शेष, ल और प समाप्त हो जाता है, इसमें सिर्फ यो बचता है। तो सारे चीज़ों को यदि आप जोड़ दें, ये देखिए आ है, हमने यहाँ आ लिख दिया, यहाँ गम में है तो म में हलंत लगा है, मतलब म आधा है, तो ग और म आधा, और लेप का य हो गया, तो रूप क्या बन गया, आगम्य। रूप क्या बना, आगम्य बना। इसके एक और रूप बनते हैं, वो बनते हैं आगत्य। आगत्य अथवा आगम्य हम करें। आगत्य वहां हो जाता है यदि ह्रस्व स्वर के बाद यदि लेप प्रत्यय आप लगाते हैं, ठीक है ना, ह्रस्व स्वर के बाद से ग में अ जो है ह्रस्व स्वर लगा है, तो उस स्थिति में वहां पर जो है त्य हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा तो आधा लग जाता है। ठीक है, जिससे कि और भी हम उदाहरण आपको बताएंगे, वहां देखेंगे। तो यहाँ आगम्य भी बनता है और आगत्य भी बनता है, दोनों में से कोई भी रूप आप लिखेंगे तो वो सही होगा, गलत नहीं कोई काट सकता है। ठीक है, तो इसमें इसको जोड़ना और अलग करना बड़ा आसान है। इसमें आप अलग भी करेंगे तो आप देखिएगा कि शुरू में आ लगा हुआ है, पहचानने का नियम है कि लास्ट में य लगा हुआ रहेगा। उसी प्रकार से गम धातु है और य जो है लेप का प्रत्यय है, तो सभी स्पष्ट है। यहाँ वही आ है, गम का गत्य हो गया और लेप का य है, तो इस तरह से इसके रूप। इसी प्रकार से और भी दूसरा आप उदाहरण देख सकते हैं, ये हो गया पहला। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण और आप देखें तो जैसे होगा कि प्र जोड़ नम जोड़ लेप, सबको जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रणम्य। क्या बन जाएगा,
प्रणम्य। ये प्रश्न बहुत एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये वाला प्रश्न स्पेशली बहुत पूछा जाता है। इसका कारण ये है, चूँकि मेरा अपना ये अनुभव है कि इस प्रश्न को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर प्र नम ल्यप, नम में यहाँ पर दंत न है, लेकिन जैसे ये एक पद बन गया तो ये जो न है वो मूर्धन न में बदल गया है। ये दंत न है यहाँ पर नम में मूर्धन न, जैसे ही प्रणम्य हो गया एक साथ तो ये मूर्धन न में बदल गया। यहाँ भी वो संधि का नियम लागू होता है जो कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जब हम संधि पढ़ रहे थे दंत न को कैसे मूर्धन न होता है, इस बात की चर्चा मैंने वहाँ की है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दंत न, चूँकि मैंने वहाँ बताया था आपको कि दंत न जो है मूर्धन न में कब बदलता है, ठीक है। तो उस नियम के तहत ये जो दंत न है मूर्धन न में बदल गया, चूँकि इस न से पहले र है, र या मूर्धन श के पहले होता है तो मूर्धन न में बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ भी जो है ये दंत न मूर्धन न में बदल गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए न से इस एक पद में जो है र नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब संयुक्त होता है तो ये इस न के पहले प्र में आया हुआ जो र हलंत है वो उपलब्ध है, यहाँ विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर जो दंत न है वो मूर्धन न में लिखा जाता है, इसलिए प्रणम्य हो गया। इसी प्रकार से वी जोड़ हा जोड़ लेप, वी जोड़ हा प्लस लेप, है ना। यहाँ भी देखिए विहाय छोड़ करके परित्यज्य, परित्यज लेप, परित्यज्य परित्याग करके छोड़ करके, यहाँ भी सबको जोड़िएगा तो बन जाएगा विहाय। एकदम आसान है, सबको आप तोड़ तोड़ के देखेंगे। देखिए वी का वी रह गया, हा का हा और लेप का यो, है ना, तो हो गया विहाय छोड़कर। उस प्रकार से परित्यज्य भी हो सकता है, परित्यज लेप, ठीक है। तो इस तरह से अनेक अनेक रूप बनते हैं, उसके उदाहरण आपको मिलेंगे, उससे आप देख सकते हैं और उससे आप बना सकते हैं। तो अब हम लोग इस प्रत्यय को कत्वा और तुमुन को यहीं अभी रोकेंगे, इसके आगे वाला प्रत्यय फिर हम लोग नेक्स्ट बार देखेंगे। एक बात और हम कहेंगे कि इसका थोड़ा अभ्यास बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इसी का नहीं, कोई भी पाठ आप देखिए, आप साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, यदि बार बार आप कहीं भी कोई भी विषय हो, आप यदि बार बार उसको नहीं देखते हैं तो आपके दिमाग से, आपके मस्तिष्क से वो बातें निकल जाती हैं। तो जो है सबसे बड़ा चीज़ अभ्यास होता है, अभ्यासः एव परमो गुरु कहा भी गया है। आपका प्रैक्टिस इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि सारी चीज़ें आपके नज़र के सामने दिखे, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।